हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रोविज्ञान क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम ऑल डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट्स है उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो एमसीक्यू सेट पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। मॉड्यूल 1 के बारे में हम डिस्कस किए थे एमसीक्यू सेट, उसके अंदर 18 क्वेश्चन था। आज हम मॉड्यूल 2 एसी सर्किट के बारे में जो एमसीक्यू सेट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 20 क्वेश्चन है, मतलब 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनोसॉइडल एसी ओवर ए वन साइकिल इज। मतलब एक ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, उसके अंदर साइनोसॉइडल वेव क्रिएट करेगा। तो वन साइकिल उसी को कहते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइकिल रहता है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल रहेगा, उसको एक साइकिल बोला जाता है। मतलब 0 to 360 डिग्री। तो एसी और अल्टरनेटिंग करंट है वो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होगा, तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? तो मान लो एक वेवफॉर्म है, इधर से 0 होके इधर से इतना, इसको बोलते हैं वन साइकिल। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो सकता है? तो इसका फॉर्मूला तो हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज वैल्यू हम बोल सकते हैं उसका करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में उसका मैग्नीट्यूड एंड शेप्स बोथ सेम रहेगा, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाने से क्या होगा? रिजल्टेंट करंट का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वन साइकिल का बता दिया है। जो क्वेश्चन में एवरेज वैल्यू का बात बताया गया है वो होगा 0। पर दूसरा कुछ क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला जानना जरूरी है। एवरेज वैल्यू का IT मान लो इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इधर से हम एवरेज वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हाफ साइकिल रहेगा, तो हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू का वैल्यू होगा 2IM बाई पाई। तो उसको दूसरे टाइप से हम लिख सकते हैं 0.637 IM, मतलब पीक वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाता है तो बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए आप लोगों को सोचना होगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका ऑप्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन के लिए C नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव इज अप्रॉक्सीमेटली। एक साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होगा? तो फॉर्म फैक्टर किसको बोलते हैं? RMS वैल्यू को एवरेज वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। तो RMS वैल्यू कहाँ से मिलेगा और एवरेज वैल्यू कहाँ से मिलेगा? क्योंकि इधर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो वैल्यू जानना जरूरी है, क्योंकि इधर जो वैल्यू दिया हुआ है वो आप लोगों को तो मिलेगा नहीं। अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं, पर इनकरेक्ट देंगे तो आप लोगों का वो जो ऑप्शन होगा तो वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को ऑप्शन चूज करने के पहले इक्वेशन और कैसे किया जाता है वो जानना जरूरी है। तो चलो जान लेते हैं RMS वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाता है। RMS वैल्यू इक्वल टू IM, मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाई √2 करके हम लोग को RMS वैल्यू मिलता है। IM डिवाइडेड बाई √2, ये लिखने से हम लोग को क्या मिलेगा? RMS वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू, RMS मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगा। इसी वैल्यू को एवरेज वैल्यू से डिवाइड करके हम लोग को मिलेगा फॉर्म फैक्टर। और भी एवरेज कैसे मिलेगा? जो एवरेज वैल्यू मिलेगा वो एवरेज वैल्यू A इक्वल टू 2IM डिवाइडेड बाई पाई। ये हो गया एवरेज वैल्यू। ये दोनों को डिवाइड करके हम लोग को जो मिलेगा उसका वैल्यू होगा 1.11। RMS की इधर 1/√2 करके 0.707 इंटू पीक वैल्यू और IM हम लिख सकते हैं। ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना। RMS वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू इक्वल टू फॉर्म फैक्टर, यही मिलेगा 1.11। तो 2 नंबर क्वेश्चन के लिए B नंबर ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या है?
फॉर्म फैक्टर इक्वल टू RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू 1.11 फॉर साइन वेव। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट, मतलब एक रेजिस्टिव AC सर्किट ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव, उसके अंदर पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को पहले जानना जरूरी है कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर होता है जो कॉस फाई, मतलब वोल्टेज और करंट के जो बीच में एंगल है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर, मतलब कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो कॉस थीटा मतलब एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। एक्टिव पावर किसको बोलते हैं? जो पावर एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट और किसी भी डिवाइस एक्चुअली जितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो काम करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिव पावर। उसी को अपरेंट पावर से डिवाइड करने से जो एंगल मिलता है और जो वैल्यू मिलता है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। और अपरेंट पावर किसको बोलते हैं? उसी एक्टिव पावर के साथ जो पावर उस सिस्टम के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको सस्टेन करने के लिए जितना पावर जरूरत हो रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो इसी एक्टिव और रिएक्टिव दोनों को मिला के जो पावर हो रहा है उसको बोलते हैं अपरेंट पावर, मतलब एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो इधर क्वेश्चन क्या है? इन ए प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट, AC सर्किट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी है और वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो भी है। कि हम जानते हैं पावर फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो होगा कॉस फाई। तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 0। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, उसका पावर फैक्टर का वैल्यू यूनिटी होता है, मतलब 1 होता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन के लिए डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है? इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, मतलब फेज में वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो सेम है, तो इसलिए पावर फैक्टर का वैल्यू 1। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिएक्टिव पावर इज यूनिट ऑफ, मतलब रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या है? तो रिएक्टिव पावर क्या है ये आप लोगों को तो पता ही चल गया है, पहले ही बोल दिया मैंने। रिएक्टिव पावर का यूनिट है VAR, वोल्टेज एम्पियर एंड रिएक्टेंस, मतलब C नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसको बोलते हैं पावर ट्रायंगल, मतलब 3 तरीके का पावर का वैल्यू इधर बोला गया है। तो अपरेंट पावर का यूनिट होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, और एक्टिव पावर का यूनिट होता है वाट, और रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है वोल्टेज एम्पियर रिएक्टेंस। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC, उसको बोलते हैं 1/2 पाई इंटू F इंटू C। तो इधर जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके साथ इनवर्स है? तो ऑप्शन में है फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट। किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन के लिए जो A नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा, फ्रीक्वेंसी। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट रेजोनेंस सर्किट पावर फैक्टर इज। रेजोनेंस सर्किट में पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? रेजोनेंस सर्किट में पावर फैक्टर का वैल्यू होता है यूनिटी, क्योंकि रेजोनेंस तभी होता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, तब रेजोनेंस होता है। क्योंकि जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के साथ इक्वल हो जाता है। इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के साथ इक्वल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस एज ए यूनिटी पावर फैक्टर कम करेगा। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसलिए XL इक्वल टू XC हो जाएगा, तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा और पावर फैक्टर का वैल्यू होगा 1। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? इम्पीडेंस ट्रायंगल रिलेट्स। इम्पीडेंस ट्रायंगल किसके साथ रिलेट है? जिधर इम्पीडेंस यूज करके एक ट्रायंगल बनाया हुआ है उसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या क्या रहता है? Z रहेगा, Z को बोलते हैं इम्पीडेंस, और क्या क्या रहेगा? Z, X एंड R। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन के लिए B नंबर ऑप्शन राइट होगा। डी नंबर ऑप्शन क्या है?
PQS। P मतलब एक्टिव पावर, Q मतलब रिएक्टिव पावर, S मतलब एपरेंट पावर। ये किसके साथ रिलेटेड है? पावर ट्रायंगल के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए ओ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। तो चलो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। थ्री फेज सिस्टम इज प्रेफर्ड बिकॉज। थ्री फेज सिस्टम मतलब तीनों कंडक्टर यूज करते हैं, और सिंगल फेज मतलब दोनों कंडक्टर यूज करते हैं। एक में लाइव वायर यूज होता है, एक में न्यूट्रल वायर यूज होता है सिंगल फेज में, और थ्री फेज में तीनों फेज यूज होता है, आर वाई एंड बी। इसको प्रेफर क्यों करते हैं आप लोग चूज करिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि एक एसी सर्किट नेटवर्क का है, तो एसी सर्किट नेटवर्क से बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो चीप इंसुलेशन का जो बात है वो नहीं होगा थ्री फेज के साथ, क्योंकि इंसुलेशन का जो बात आएगा वो वोल्टेज के साथ डिपेंडेंट होगा। तो थ्री फेज में हायर वोल्टेज हम डिलीवर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, तो इसलिए उधर हायर इंसुलेशन जरूरत होता है। तो चीप इंसुलेशन नहीं होगा वो ऑप्शन। बी नंबर कांस्टेंट पावर। हाँ, कांस्टेंट पावर तो होता है, क्योंकि जो पावर डिलीवर करता है उसके अंदर जो लॉसेस वैल्यू है वो कम रहता है, कॉन्स्टेंटली पावर डिलीवर करता है। और हायर लॉसेस तो नहीं होता है थ्री फेज में, क्योंकि हायर वोल्टेज डिलीवर किया जाता है और करंट का वैल्यू जो होता है वो कम रहता है। तो लॉसेस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो लॉसेस आसानी से डिक्रीज हो जाएगा। डी नंबर लोअर एफिशिएंसी, ये गलत है। थ्री फेज सिस्टम में लोअर एफिशिएंसी नहीं होता है, थ्री फेज सिस्टम में हायर एफिशिएंसी होता है, क्योंकि हाई पावर हम डिलीवर कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। तो इसलिए 8 नंबर क्वेश्चन के लिए बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कांस्टेंट पावर। तो चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन डेल्टा कनेक्शन लाइन करंट इक्वल्स। डेल्टा कनेक्शन मतलब ऐसे डेल्टा कनेक्टेड होता है सिस्टम, इधर आर होगा, इधर वाई होगा और इधर पी होगा, ऐसे सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो इसी डेल्टा नेटवर्क में लाइन करंट का वैल्यू क्या होगा? लाइन करंट का वैल्यू होगा √3 इंटू फेज करंट। तो इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन के लिए बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, √3 इंटू फेज करंट। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एपरेंट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ। हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि एपरेंट पावर इज ए टाइप ऑफ पावर विच इज टोटल समीशन ऑफ रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर का फॉर्मूलास क्या है? वोल्टेज इंटू करंट। 10 नंबर क्वेश्चन के लिए ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, एपरेंट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसलिए एपरेंट पावर का यूनिट होता है VA। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखो। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन ए प्योर कैपेसिटर। प्योरली कैपेसिटिव कोई सर्किट होगा, उसका जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, मतलब पावर फैक्टर का वैल्यू इधर नहीं बोला गया है, फेज डिफरेंस का वैल्यू बोला गया है वोल्टेज और करंट के बीच में। वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो 90 डिग्री लीड करेगा, मतलब वोल्टेज को लीड करेगा 90 डिग्री एंगल पर। तो इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन के लिए सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन। क्यू का जो वैल्यू है वो किसके साथ डिपेंड्स है? Q इक्वल टू 1/R इंटू √L/C होता है। R के साथ डिपेंड्स है, L के साथ भी डिपेंड्स है और C के साथ भी डिपेंड्स है, इसलिए क्वालिटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन RLC। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए C नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, RLC। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस इज कॉल्ड। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसको बोला जाता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा? हेनरी, फेरेड, ओहम। रिएक्टेंस एसी सर्किट में रेजिस्टेंस के तरह काम करता है, मतलब करंट का वैल्यू को ओपस करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के तरह उसके पास एक ऑपोजिंग प्रॉपर्टी है, तो इसलिए रिएक्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम ही है। मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है तो रिएक्टेंस का यूनिट भी
ओहम है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यही है, रिएक्टेंस इज ऑपोजिशंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर और कैपेसिटर टू ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसलिए 40 नंबर क्वेश्चन के लिए सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओहम। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट पैरेलल रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट। एक सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा जब पैरेलल रेजोनेंस रहेगा। तो हम लोग को पहले देखना होगा कि हमारा जो इम्पीडेंस सर्किट है तो उधर से पैरेलल रेजोनेंस का वैल्यू कैसे निकल सकता है। हम लोग पहले जान चुके हैं कि रेजोनेंस का जो वैल्यू निकल सकते हैं वो एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी जब होगा तो उधर कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस दोनों का जो रिएक्टिव प्रॉपर्टी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। पैरेलल सर्किट और लूप में लार्ज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। तो लार्ज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने से सप्लाई से करंट कम लेगा, सप्लाई से करंट कम ड्रा करेगा तो उसका इम्पीडेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि इम्पीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जा रहा है। तो रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब इम्पीडेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो करंट का वैल्यू घटेगा। तो इसलिए पैरेलल रेजोनेंस द इम्पीडेंस सर्किट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन के लिए सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैक्सिमम। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन यही है, इन ए पैरेलल RLC सर्किट द रेजोनेंस ऑकर व्हेन XL इक्वल टू XC। तो चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। RMS वैल्यू ऑफ ए साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल। तो RMS का जो वैल्यू था मैंने बता दिया था कि RMS का वैल्यू होगा Im/√2। तो Im मतलब पीक वैल्यू, 1/√2 का वैल्यू क्या होता है 0.707 इंटू पीक वैल्यू, मतलब वो होगा पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, क्योंकि RMS इक्वल टू 1/√2 इंटू पीक वैल्यू होता है। 16 नंबर क्वेश्चन के लिए बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ए प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट द करंट, पहले था प्योरली कैपेसिटिव, उधर क्या होता था वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज शिफ्टेड होता था वो 90 डिग्री में शिफ्टेड होता था और करंट वोल्टेज को 90 डिग्री में लीड करता था। ठीक है, और जब इंडक्टर होगा तो वो लैग करेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ए AC सर्किट द ट्रू पावर इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो ट्रू पावर को AC सर्किट में किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू पावर मतलब एक्टिव पावर, उसका फॉर्मूला क्या होगा VI cos phi, और रिएक्टिव पावर रहेगा तो Q इक्वल टू VI sin phi होगा। तो तीनों चीज आप लोगों को पता चल गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, P इक्वल टू VI cos phi। तो एक्टिव पावर और ट्रू पावर को हम VI cos phi से रिप्रेजेंटेड करते हैं। चलो 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट रेजोनेंस इन ए RLC सीरीज सर्किट, रेजोनेंस सर्किट RLC होगा तो इम्पीडेंस क्या होता है। सबसे पहले हम जानते आ रहे हैं इम्पीडेंस होता है मिनिमम। RLC सीरीज होगा तो इम्पीडेंस होगा मिनिमम, RLC पैरेलल होगा तो इम्पीडेंस होगा मैक्सिमम। तो इसलिए 90 नंबर क्वेश्चन के लिए बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन, इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन था। इन ए बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम, 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क का बारे में बताया गया है। तब उसका इक्वेशन जो होगा लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में, तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन के लिए बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQ टाइप क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम दूसरे जो मॉड्यूल सेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपका फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। सबको थैंक यू।